नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। अब ज़्यादा समय जो है वो बचा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग के बाद नामांकन वापसी और अब चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ज़्यादा सुर्खियों में नहीं है। जिस तरीके से शरद पवार, अजीत पवार, शिवसेना, चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे उद्धव पवार का जो गुट हो, आपस में जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अलग तरीके से रणनीति पर काम कर रही है। और इसके पीछे का कारण अगर हम समझें तो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अब आप इसको जो है वो थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। लगभग 148 सीटों के ऊपर सीधे तौर से जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी, जिसके हम कहें कि दौड़ में चुनाव लड़ रही है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता या तो वो बागियों के चुनाव लड़ रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी से, चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे एनसीपी गुट, अजीत पवार का गुट हो, या वो जैसे भी है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि परिस्थितियां जो है वो चुनावों के परिणाम के बाद में कुछ हद तक बदली देखी जा सकती है। जिस तरीके से अजीत पवार जो खुलकर, जैसे आपने देखा कि योगी के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं, हालांकि सीधे तौर पे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ है। इसके अलावा जिस तरीके से विरोध के बावजूद, महायुति में जो गठबंधन है उसके विरोध के बावजूद जिस तरीके से नवाब मलिक को टिकट दिया गया, तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उसकी इंडिविजुअल जो है अकेली भारतीय जनता पार्टी की जो है कितनी सीटें वो जीत जाती है। और इसके लिए आपने देखा जिस तरीके से एक बड़ा नारा, हम हर बार बात करते हैं अशोक सिंहल के जय श्री राम के बाद में, अगर कोई दूसरा बड़ा नारा जो राजनीतिक उठापटक के लिए काफ़ी है तो वो है बटोगे तो कटोगे। और इसका प्रभाव हरियाणा में देखा भी गया। योगी आदित्यनाथ का जो ये नारा था, आपने देखा जिस तरीके से हरियाणा का पूरा चुनाव जो है वो पलट गया। लेकिन उस चुनाव में हमने एक बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया था। शायद आपने जो है वो किसी दूसरे आप राजनीतिक विश्लेषक के मुंह से आपने सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसमें बात किया था कि जिस तरीके से आखिरी के 8 दिन में आरएसएस पंपलेट हाथ में लेकर हरियाणा के हर घर तक घुस गया था, मतदाताओं को समझाने की कोशिश कर रहा था, लगातार उनके विरोध को सहन कर रहा था, उनके गुस्से को शांत कर रहा था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका रोल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण था। और इसे हम कहते हैं चुपचाप कमल छाप। मतलब जिसका ना राजनीतिक विश्लेषक अंदाजा लगा सकते हैं, ना राजनीतिक पार्टियां अंदाजा लगा पाई, और ना जो एग्जिट पोल बनाने वाले या मीडिया जो काम कर रहे थे, ना उनको उस चीज का अंदाजा लगा। और इस बार उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने एक बार और मोर्चा खोल लिया है। और यह है ना बटेंगे ना कटेंगे से थोड़ा सा आगे चल के, और एक नया अभियान सजग रहो। और इस सजग रहो अभियान में आरएसएस और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, लगभग 65 संस्थाएं जो है वो इस वक्त काम कर रही है। उनकी मीटिंग हो चुकी है और लगभग जो है वो 100 से ज़्यादा ये मीटिंग करने वाले हैं। तो आरएसएस का प्लान क्या होगा? जिस तरीके से आप हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे, जब मैंने विश्लेषण किया था, तो आपने देखा होगा कि आरएसएस का जो पंपलेट था उसके ऊपर कौन सी जो है वो बातें लिखी गई थी जो मतदाताओं को जो है वो जागरूक करने का काम कर रही थी। तो ठीक उसी तर्ज के ऊपर आरएसएस जो है वो महाराष्ट्र में भी एक और नया अभियान शुरू कर चुका है। और इसका जो है सीधा अगर हम बात करें कि ये क्यों किया गया, तो ये उन वोटर्स के लिए किया गया जो किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे लाया जाए या उनको कोशिश किस तरीके से की जाए। इसी की भूमिका में चाहे वो मोहन भागवत हो, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के बटोंगे तो कटोंगे के बाद में मोहन भागवत जो है वो उस नारे में सुर मिलाते हुए नजर आए। और फिर उसके बाद में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र की जो धुले में चुनावी जो रैली हुई थी उसमें एक है तो सेफ है का नारा दिया। तो ये सारा जो है, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ये जो नारा दिया था ये दिया था बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद में, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, उसके बाद में ये नारा आया था। लेकिन अब ये नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नारा बन गया है। और ऐसी स्थिति में समस्याएं जो है वो दूसरी पार्टियों की सबसे ज़्यादा, चाहे वो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे, इनकी समस्याएं इस नारे ने बढ़ा दी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दोनों ही पार्टियां जो है वो अब बौखलाए हुए हैं। लगातार वो जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर हिंदू मुसलमान की जहां बात आती है उस तरीके की राजनीति। तो उद्धव ठाकरे वैसे भी असली शिवसेना और नकली शिवसेना के चक्कर में जो है वो उसी फेर में फंसे हुए हैं, क्योंकि यही चुनाव परिणाम, जब से शिवसेना टूटी है उसके बाद ये पहला चुनाव परिणाम है जिससे यह साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन सी है, एकनाथ शिंदे की या फिर उद्धव ठाकरे की। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना की अपनी एक जो है वो प्रॉब्लम है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने के लिए लगा हुआ है। और इसकी हमने पहले चर्चा की थी, लेकिन एक बार फिर हम इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उस गुट में महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो उस पार्टी का होगा जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद में नंबर आता है शिवसेना का, जो लगभग जो है वो 15 से 20 सीटें कम शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है, और उससे भी कम जो है वो एनसीपी 80 के आसपास। तो ऐसी स्थिति में बड़ी पार्टी बनकर आना, ताकि मुख्यमंत्री की उसकी दावेदारी जो है वो और मजबूत हो। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। शरद पवार की भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है, जैसे एनसीपी दो टुकड़े हो गए, अजीत पवार और साथ में शरद पवार। तो शरद पवार ने जो है वो एक संवेदना वाला सिंपैथी कार्ड जरूर खेला है, और उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मतलब वो मतदाताओं को साफ संकेत देना चाहते हैं कि उनकी जो आखिरी जो चुनाव ये लड़ रहे हैं उसमें उनकी इज्जत बचाएं, मतलब उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके बेटे के अजीत पवार के साथ नहीं जाएं। और अजीत पवार आपने देखा जिस तरीके से वो एनडीए जो घटक है, महायुति घटक है, उसकी भी परेशानी बने हुए हैं। और लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पछता रही होगी कि अजीत पवार को जो है वो साथ में क्यों लिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो जुगलबंदी है वो शायद इस वक्त जो है वो सबसे बेस्ट ट्रैक पे थी। तो ऐसी स्थिति में अब आरएसएस जो है वो हर घर जाएगा, हर मतदाता को जो है वो समझाएगा, उनको हिंदुत्व की बात करेगा। और हिंदुत्व की बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब वो अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत काम करना स्टार्ट कर देती है तो उसका नुकसान उसको होने लग जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करके वो सत्ता में आई, तो बीच में जो है वो थोड़ा सा स्थिति जो है डामाडोल हुई, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास में चले गए, और उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इस नारे की वजह से अब वापस से मतदाताओं को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब सही ट्रैक पर राजनीति कर रही है, तो आपने देखा कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम किस तरीके से बदल गया और किसी को भनक भी नहीं लगी। तो ऐसे ही अब जो है महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर की तैयारी आरएसएस कर चुका है। और वैसे भी आरएसएस जो है सीधे तौर से महाराष्ट्र जो है वो नागपुर गढ़ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस की जो भूमिका है वो कम से कम दूसरे राज्यों के बजाय अगर महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो आरएसएस ने ये जिम्मेदारी ली है। आरएसएस जो है वो अपने, चाहे वो चाणक्य हो, इसके अलावा जो है वो दूसरे उसके संगठन हो, और वो सारे संगठन एक साथ आकर अब मतदाताओं को जागरूक करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मतदाताओं को जागरूक करेंगे, साइलेंटली अपना काम करेंगे, और शायद उसी को जो है उस स्थिति को कोई भी राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया जो है वो शायद ही भांप पाए। तो उसका जो है वो असर दिखेगा हमें चुनाव परिणाम में कि आरएसएस का रोल क्या था। तो इसलिए मैंने कहा है कि चुपचाप कमल छाप, जिस तरीके से हरियाणा में आरएसएस की भूमिका ने चुपचाप गुपचुप तरीके से हर घर में जो है वो अपने वॉलेंटियर भेजे, और अपने वॉलेंटियर भेज के
जिस तरीके से मोर्चे को संभाला, उसी की तर्ज के ऊपर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे तौर पे, क्योंकि आरएसएस जो है वो सीधे तौर से ये कह नहीं रहा, वो सीधे तौर से ये कह रहे हैं कि वो मतदाताओं को जागरूक करेंगे, लेकिन इशारा जो है वो साफ तौर से यही है कि इस वक्त आरएसएस की भूमिका जो है वो इस चुनाव में बड़ी अहम होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।